दोस्तों नमस्कार, मैं सौरभ गोस्वामी। प्रदीप जनादित्य जी हमारे साथ हैं। ललितपुर में आए हैं, प्रेस वार्ता उन्होंने की है। और झांसी में भी एक हम लोगों को जानकारी आई है कि जो मूर्ति थी वो लग गई है लाइट चौराहे पर। उसके बारे में जानते हैं कितना खर्चा आया है और कितने समय बाद लगा पाए। प्रदीप जनादित्य जी स्वागत है। सबसे पहले तो आपको बधाई कि आपने नेहरू जी की मूर्ति हमारी लाइट चौराहे पर लगवा दी। आप जैसा जागरूक पत्रकार अगर इस तरह की समस्याओं को उठाएगा तो वो जल्दी समय से पूरा होंगे। अगर सरकार की उदासीनता रही तो हम लोगों ने वो मूर्ति लगवाने का काम किया, और मूर्ति हम लोगों की अस्मिता और हमारे स्वाभिमान का प्रतीक है। जिन्होंने आज़ाद हिंदुस्तान में एक नई क्रांति का सूत्रपात किया था, पंडित जवाहरलाल नेहरू, जिन्होंने 11 वर्ष स्वतंत्रता संग्राम आंदोलन में जेल में काटे, अपना सब कुछ देश के लिए बलिदान किया। उनकी प्रतिमा को कोई खंडित कर दे, ये हम लोगों को बर्दाश्त नहीं हुआ। और भले ही अपराधी नहीं पकड़े गए, लेकिन वो नई मूर्ति स्थापित हुई धातु की और इलाइट चौराहे पर। और उसमें आपका भी बहुत बड़ा योगदान है कि आपने उस समस्या में हम लोगों को इशारा किया था कि इसमें समय लग रहा है। अच्छा, यहाँ पर प्रेस वार्ता की है, क्या उद्देश्य? उत्तर प्रदेश की सरकार जुमले और लफ्फाजीबाज सरकार है। ऐसे लफ्फाजों से भरी हुई है। वो किसान जो खाद की लाइन में मर गए, वो किसान जिन्होंने आत्महत्या कर ली, उनसे भी झूठ बोलने का काम किया। प्रदेश की सरकार कहती थी हम 10 लाख रुपए देंगे, उनका पैसा भी खा गए। लेकिन अगर प्रियंका जी उनका दुख दर्द बांटने आई तो उनके घर पर बैठी, सबसे पहले खाद पहुंचाई, उनके यहाँ कोई बीमार है उसका इलाज कराया। और इसके अलावा उन्होंने कहा था कि हम जो मदद है वो मदद कांग्रेस पार्टी की तरफ से करेंगे। प्रियंका गांधी गई और उन्होंने एक परिवार जिस पर 2 लाख रुपए का कर्जा था, 2 लाख रुपए RTGS किए, 3 लाख रुपए नगद दिए। और 3 परिवार और जिनमें वो जो उनसे मिले थे उनके पास भी 4-4 लाख रुपए के चेक आज हम लोगों ने दिए। अच्छा, आप प्रियंका जी आई थी, चेक भी मिल गए किसानों के लिए, किसान आंदोलन भी समाप्ति की ओर जैसे चर्चा हो रही है कि बिल वापस हुए तो वापस आंदोलन समाप्त हो सकता है। सरकार को ये पता नहीं है कि कितने किसान शहीद हुए। सरकार तो भांग के नशे में डूबी हुई है, उन्हें कुछ भी नहीं मालूम। कितना बड़ा दुर्भाग्य, देश की राजधानी दिल्ली जहां दम तोड़ते हुए किसानों को पूरी दुनिया ने देखा। सोशल मीडिया के करोड़ों अकाउंट पे उनके शहीदों के चित्र डले हैं, लेकिन सरकार कह रही उनकी जानकारी में कोई किसान कितने मरे नहीं मालूम। बेशर्म सरकार है। जब देश की संसद में, जिसमें साष्टांग होकर हमारे प्रधानमंत्री जी लेटते हैं, वहां स्वास्थ्य मंत्री जी कहता है कि ऑक्सीजन की कमी से कोई नहीं मरा। ये निश्चित रूप से सरकार भांग के नशे में डूबी हुई है। अच्छा, स्वतंत्रता से आज तक की अगर बात करें तो क्या कभी ऐसा हुआ है कि जो किसान अनशन पे बैठे उन्हें खालिस्तानी, पाकिस्तानी, आतंकवादी कहा गया हो और मेन स्ट्रीम मीडिया खुद उन्हें किसान नहीं मान रही हो, फिर प्रधानमंत्री ने जब माफी मांगी तो किससे मांगी? हिटलर और नेपोलियन की विचारधारा मानने वाली ये सरकार कुछ भी बोल सकती है। किसी को भी राष्ट्रद्रोह में बंद कर सकते हैं, किसी को भी गोली मार सकते हैं। कोई अगर जरा सा बोले, कौन सी धारा लगा दे। सुप्रीम कोर्ट ने अनेक बार सरकार को फटकारा है। किसी को भी पाकिस्तान से जोड़ देंगे, किसी को भी राष्ट्रद्रोह से जोड़ देंगे, किसी को भी, कोई भी किसी को उसके चरित्र हनन करने में इस सरकार का कोई मुकाबला नहीं है। उन किसानों को कभी कहते थे खालिस्तानी, कभी पाकिस्तानी, राष्ट्रद्रोही हैं, ये किसान नहीं है, ये प्रायोजित हैं। और आज उन्हीं के सामने सरेंडर होकर साष्टांग सरकार लेटी है, क्योंकि उनकी जमीन खिसक रही। हिमाचल के उपचुनाव में जनता ने जो करारा तमाचा सत्तारूढ़ भाजपा के चेहरे पे मारा है, उससे होश ठिकाने आ गए इस सरकार। उत्तर प्रदेश में क्या हो रहा? उत्तर प्रदेश में सरकार बदल रही है और लोग इतने के बावजूद तो हम समझते हैं अहंकार किसी का भी नहीं रहा, अंग्रेजों का भी नहीं रहा, रावण का भी नहीं रहा, कौरवों का भी नहीं रहा। मर्यादा पुरुषोत्तम राम, उनके साथ इन लोगों ने खिलवाड़ किया। वो राम राज्य जिस परिकल्पना में हर व्यक्ति सुखी, संपन्न और ईमानदारी की बात करता था, आज अगर हम देखें अन्नदाता हमारा आत्महत्या कर रहा, व्यापारी आत्महत्या कर रहे, छात्र परेशान है। बुंदेलखंड अकेले में 40 लाख लोग
गरीबी की नीचे आ गए। तो इन्होंने तो जिसमें तपो माटी के अंदर मर्यादा पुरुषोत्तम राम का मंदिर है, वहां पर इस तरह सत्ता चले, लड़कियों को जिंदा जला जा रहा, अन्नदाताओं को ठोकने की जगह कुचल के मारा जा रहा, और वो मंत्री भारत सरकार में मंत्री बन के बैठे हैं। अच्छा, दोनों तरफ सरकार की बात करें, चाहे प्रदेश में हो, चाहे केंद्र में हो, चाहे मध्य प्रदेश की बात करें, सरकार बीजेपी की है। बीजेपी का नारा था हम बुंदेलखंड राज बनाएंगे। खुद उमा भारती उसके नाम पर यहाँ वोट मांगती हुई नजर आई, उन्हें आशीर्वाद भी मिला। लेकिन आज बुंदेलखंड की बात क्यों नहीं हो रही है? बीजेपी को अपना ऑफिस बनाना था, एयर कंडीशनड ऑफिस बन गया दिल्ली में, हजारों करोड़ रुपए खर्च कर दिए, उन्हें बुंदेलखंड से कुछ लेना देना नहीं है। चुनाव में आते हैं, वोटों की बाजीगरी करते हैं, सौदागिरी करते हैं, लोगों को भावनाओं में भटकाते हैं, वोट लेते हैं और चले जाते हैं। बाद में बुंदेलखंड प्रांत नहीं, वो अपना ऑफिस बनाते हैं। उमा भारती आजकल मजबूरी गिनाने लगी हैं, कभी कहती थी हम चुनाव नहीं लड़ना, फिर से चुनाव में मैदान में आने की तैयारी कर ली। देखिए, उमा दीदी एक बहुत ही कद्दावर नेता है, लेकिन पार्टी उन्हें उपेक्षित कर रही। जिस तरह से हम देखते हैं कि उनको एक साइडलाइन कर दिया, और ये बीजेपी की बहुत बड़ी साजिश है। उमा भारती ने खुद कहा था हम 3 साल के अंदर राज बना, हमें जिता दो, हम राज बना देंगे, नहीं बनाए तो जल समाधि ले लेंगे। तो उन्होंने झूठ नहीं बोला जनता से, वोटरों से। देखिए, उमा दीदी ने बात की होगी, राजनाथ सिंह ने भी तो कहा था, प्रधानमंत्री मोदी जी ने भी तो कहा था कि ये हमारी बहन है, जो ये कहेंगी नहीं सुन रहे वो। अब मजबूरी में उन्हें कहना पड़ता कि मध्य प्रदेश वाले तैयार नहीं है, जबकि उमा दीदी को मालूम था कि मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश दोनों के अंदर लोगों को तैयार करना उनका काम था, इसलिए जनता ने वोट दिया। एक लॉबी थी जो लगातार बुंदेलखंड राज की बात करती है, राजा बुंदेला की बात कर लो, चाहे उमा भारती जी की बात कर लो, और भी संगठन थे, आज सब खामोश। राजा बुंदेला जी तो इस समय सरकारी भोंपू बन गए, और वो जो भारतीय जनता पार्टी की बात है, वो बोलते एक क्रांतिकारी व्यक्तित्व था, एक ऐसा आदमी था जो लड़ता था, मरता था, जिसके सपनों में बुंदेलखंड था, लेकिन आज वो भारतीय जनता पार्टी के ऑफिस बनवाने में व्यस्त हैं। अच्छा, प्रधानमंत्री जी झांसी आए थे, कुछ कर गए आप लोगों के लिए? अपमान कर गए बुंदेली माटी का। आए विजिटर बुक पे एक लाइन नहीं लिख के गए कि हम बुंदेलखंड के लोग इतने गए बीते हैं कि 2 शब्द आप बुंदेली के लिए नहीं लिख सकते थे। लाइट एंड साउंड कार्यक्रम और पूरे कार्यक्रमों में 100 करोड़ रुपए खर्च हुआ, लेकिन उसके उद्घाटन करने की भी तोहमत प्रधानमंत्री जी ने नहीं की। कहीं ना कहीं बेइज्जती हुई है, पूरी तरह बुंदेलखंड की माटी का अपमान हुआ। विजिटर बुक में तो एक साधारण अगर कोई आता है घूमने वाला, वो भी लिख के जाता है कि मुझे झांसी की माटी अच्छी लगी, रानी लक्ष्मीबाई का किला अच्छा लगा, लेकिन नहीं, उन्होंने कलम नहीं उठाई। उनके सामने जब वो डायरी गई, नोटबुक गई, वो खाली की खाली रही। और लाइट एंड साउंड के लिए अधिकारी मिन्नतें करते रहे कि उद्घाटन कर दो। नहीं, मूड है उनका, तो पूरा हिंदुस्तान का सत्ता उनकी है, वो तो इस देश के महाराज हैं, वो करें तो करें, नहीं करें तो नहीं करें। जादूगर की कोई चर्चा यहाँ पर नहीं हुई। उन्हें भारत रत्न की बात करते थे पहले बीजेपी वाले, आजकल बिल्कुल शांत। बिल्कुल, अब तो वो कुंभकर्णी नींद में सोए। अब उन्हें दद्दा ध्यानचंद से कोई मतलब नहीं है, उन्हें झांसी की रानी से कोई मतलब नहीं है। झलकारी बाई का म्यूजियम जिसकी चंद्रेश कुमारी कटोच ने शिलान्यास कर दिया था, उसकी उनके मन में कोई परवाह नहीं है। वोट के समय मुद्दे उछालते हैं, बांटते हैं, लड़ाते हैं, और उस समय उन्हें ध्यान आता है। आज झलकारी बाई का म्यूजियम क्यों नहीं चालू करा रहे हैं आप? झांसी के अंदर रानी लक्ष्मीबाई के लिए आपने क्या किया? आपने 2 शब्द नहीं लिखे। तो मैं समझता हूं कि वोटों की राजनीति के कारण इन्होंने दद्दा ध्यानचंद को, अब चुनाव के समय हो सकता है 24 के पहले कुछ इनकी अंतरात्मा जागे और कुछ करें। अच्छा, दूसरी एक लास्ट बात, और झांसी से क्या चुनाव आप लड़ रहे हैं? नहीं, हम चुनाव नहीं लड़ रहे हैं। बुंदेलखंड में जहां जहां भी पार्टी कहेगी, प्रदेश में जहां जहां कहेगी, हम चाहते हैं उन प्रत्याशियों का जहां भी हमें भेजा जाएगा। बुंदेलखंड का तो आप सबसे बड़ा चेहरा है, बिल्कुल, बुंदेलखंड की हर रैली में आप पाए गए। बिल्कुल लगता है कि प्रभारी बनाए जाएंगे फिर बुंदेलखंड? सौरभ भाई, हम प्रभारी से ज्यादा महत्वपूर्ण होता है कांग्रेस में कार्यकर्ता। हमें कांग्रेस ने इतना सम्मान दिया, भारत सरकार की सबसे बड़ी स्थिति जहां होती है मंत्रालय, वहां पर हमें 5 साल तक मंत्री बनाया। हमारी जिम्मेदारी है कि जहां भी पार्टी कहेगी और जहां भी इस देश के लिए, इस राष्ट्र के लिए, हमारे बुंदेलखंड के लिए कहीं भी कोई बात होगी,
तो हम दल के ऊपर उठकर भी उनकी मदद के लिए खड़े होंगे। जहां पर अगर दूसरे दल के लोग भी इस बुंदेलखंड की तड़पती हुई आत्मा के लिए कदम बढ़ाते हैं, हम उनके साथ भी खड़े हो जाते हैं। लेकिन हम जुमला नहीं चाहते, हम धोखा नहीं चाहते, हम बुंदेलखंड के साथ खिलवाड़ नहीं चाहते। महिला मैनिफेस्टो आप लोगों ने देखा, पहला महिला मैनिफेस्टो कल प्रियंका वाड्रा ने निकाल दिया। ललितपुर के बाद जब झांसी की सरजमी पर प्रियंका दीदी पहुंची और उन्होंने रानी के चरण रज को अपने मस्तक पे जब स्पर्श किया, खुदाबाई, मोतीबाई, खुदा बख्श इनकी समाधि पे पहुंची और इसके बाद वो झांसी के किले की बुर्ज जहां पर वीरांगना महारानी लक्ष्मीबाई जहां से उन्होंने छलांग लगाई थी, उन्होंने देखा किस तरह उन्होंने महिला रेजिमेंट बनाकर अंग्रेजों के छक्के छुड़ाए थे। अंग्रेज थर थर कांपते थे उस महिला रेजिमेंट के नाम पर। चूंकि वो पहले से ही महिलाओं के लिए संकल्पित थी, अब उन्होंने एक महिलाओं के लिए घोषणा पत्र भी बनाया है जिसमें हर महिला को मुख्य धारा में लाने का उन्होंने कार्य किया। उन्होंने कहा कि हमारी बेटियां जो अपनी सुरक्षा नहीं कर पाती उनके लिए स्मार्टफोन, उनके लिए इलेक्ट्रॉनिक स्कूटी, व्यापारी जिनके पास पैसा चुकाने के लिए नहीं है उनका कर्जा माफ, बिजली का बिल हाफ और 25,000 रुपए की मदद, किसानों की फसल 2,500 रुपए और गेहूं और धान। और इसके अलावा जो नौकरियां हैं 25 लाख नौकरियां, उनमें 40% महिलाओं का आरक्षण, विधानसभा के टिकट में 40% आरक्षण। तो जितनी भी योजनाएं हैं वो योजनाएं उनके मन में है। कोई अगर बीमार है तो उसको 10 लाख रुपए की स्वास्थ्य योजना का लाभ। प्रियंका जी का एक ही लक्ष्य है कि 32 साल में जिस तरह से गैर कांग्रेसी दलों ने उत्तर प्रदेश को लूटा है, एक विकास की ईंट नहीं लगाई। मैनचेस्टर ऑफ इंडिया कहा जाता था कानपुर, आज क्या स्थिति है? सहारनपुर को पूरी दुनिया के अंदर वुडन लैंड के रूप में जाना जाता था। हम जानते थे मेटल इंडस्ट्री के रूप में, जहां अलीगढ़ और मुरादाबाद को हम पाली के पान के उद्योग को पूरी दुनिया में देखते थे, महोबा में खादी के उद्योग को देखते थे, कालपी में हाथ से बनाया जाने वाला कागज देखते थे, जड़ी बूटी का उद्योग देखते थे, सूती मिलें थी, सब खत्म हो गए। केवल 8% इंडस्ट्रियल एरिया अभी जागरूक है, जीवंत है। ऐसे में प्रियंका जी को एक ही लगता है कि 32 साल में जिस तरह गैर कांग्रेसी सरकार सत्ता में आई, उन्होंने बुंदेलखंड के साथ खिलवाड़ किया। बुंदेलखंड पैकेज से अगर मंडियां बनी तो आज उनमें भूसा भरा, उनमें शराब पी जाती, उनमें ढोर बंधे हैं, उनके अंदर नियुक्ति नहीं की गई कि हमारे किसानों के लिए कुछ लाभ हो सके। आखिरी प्रश्न है, प्रदीप जनार्दन जी, आप बुंदेलखंड के बड़े नेता हैं, एकाएक बुंदेलखंड में बड़े पैमाने पे खनन देखने को मिल रहा है। हमारे ललितपुर की अगर हम बात करते हैं तो ललितपुर में भी बड़े पैमाने पे खनन है और स्थिति ये हो गई कि जो शिकायत करता है उन्हें धमकाया जा रहा है और कहीं ना कहीं जो लोग खनन पे आवाज उठाए उन्हें धमकाया जा रहा है और जो लोकेशन है, जो इन्फॉर्मेशन है वो लीक की जा रही है कि ये व्यक्ति हमें इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं, इनको दबाया जाए। खनन माफिया ललितपुर में बड़े पैमाने पे हावी और पूरे बुंदेलखंड की स्थिति है। बिल्कुल, बांदा में आपको पता ही होगा, हमीरपुर का आपको पता ही है सब। माननीय उच्चतम न्यायालय ने अनेक बार उत्तर प्रदेश सरकार को फटकार लगाई कि नदियों की छाती के ऊपर जेसीबी और एलएनटी से खोदकर बजरी निकाली जा रही, जो सबसे बड़ा अपराध है, जिससे अतिवृष्टि होती है, जिससे सूखा होता है, जिससे पूरी भूमंडल प्रभावित होता है। लेकिन कुंभकर्णी नींद में हुई सरकार, चाहे आज की सरकार हो, चाहे बीते हुए कल की सरकार हो, चाहे बीते हुए परसों की सरकार हो, गैर कांग्रेसी जितनी सरकारें आई, सब सरकारों ने भू माफिया, खनन माफिया, शराब माफिया, इन सबको अपना संरक्षण दिया। आज भी ऐसे ऐसे कार्यक्रम होते हैं पार्टियों के, उसमें खनन माफिया बैठे रहते, उसमें भू माफिया बैठे रहते, उसमें शराब माफिया बैठे रहते। अगर पीछे कोई रहता है तो वो जो बुंदेलखंड का असली बासिंदा है, जो पलायन करता है, जो गांव में जाके काम करने जा रहा, जो दिन भर अपनी जमीन पे लगा है। और तो और आप देखिए कि अगर बजाज पावर प्लांट लगा तो उसकी धूल खाने के लिए हम लोग हैं। ललितपुर की बिजली ललितपुर को नहीं मिल रही, लेकिन धूल धक्कड़, रोज की हजारों टन डस्ट वहां फेंकी जाती, पूरी खेती खराब हो गई क्योंकि सत्ता का संरक्षण है। कोई एनजीटी के नियम उसमें
लागू नहीं हो रहे। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ प्रदीप जैनादित्य जी चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, चुनाव लड़वाएंगे। नमस्कार।